हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग वो बढ़िया होंगे। काफ़ी दिनों से बच्चे मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप नेशनल इनकम पे वीडियोस बनाएं। तो फाइनली ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ मैं ਕੀ बोलिया होएगा। ठीक है ना। तो मैं फिर भी एक बार मैं बोल देता हूँ हिंदी में कि मैंने अभी क्या बोला। तो मैंने कहा कि फाइनली अब हम वीडियोस नेशनल इनकम पे ले आए हैं। ठीक है। तो इस चैनल पे आपको नेशनल इनकम पे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है नेशनल इनकम में। एक वो कहते हैं कि बड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, बट बच्चों ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि यार इसमें तो बहुत सारे फार्मूलाज है, इसको हम लर्न कैसे करेंगे, हम प्रैक्टिकल सम्स कैसे सोल्व करेंगे। तो आप वरी मत कीजिए, जो भी है हम इसमें इजी वे में करेंगे। इसमें हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, इसके मेथड्स पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। और फार्मूला को तो बिल्कुल रटना ही नहीं है, फार्मूला हम खुद बनाएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे कि कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूलाज रटने की तो बात ही छोड़ दो कि फार्मूलाज हम रटेंगे। ठीक है। हम फार्मूला खुद बनाएंगे। और अगर आपको एक बार फार्मूलाज बनाने आ गए तो नेशनल इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर। ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम सबसे पहले इसके एग्रीगेट्स कुछ टर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, जो हम एक बार स्टडी कर लेते हैं, जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आज की सबसे पहली टर्म जो होगी वो होगी डोमेस्टिक टेरिटरी की। डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। इसका दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं, क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी। तो आपका एक तो एमसीक्यू यहीं पे बन गया, 1 मार्क का, कि डोमेस्टिक टेरिटरी इज आल्सो नोन एज। नीचे आपको ऑप्शंस दिए हो तो हम कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे? इकोनॉमिक टेरिटरी की। या फिर ट्रू फॉल्स भी बन जाता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक टेरिटरी। ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि इसकी डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों आप साथ साथ में एक बार इसको नोट डाउन जरूर कर लें कॉपी पे। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, means the political frontiers of the country। हर वो चीज जो हमारी कंट्री को बिलोंग करेगी उसको क्या कहेंगे हम? डोमेस्टिक टेरिटरी। चाहे वो इंडिया के अंदर हो, इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री। अब बच्चे कहेंगे कि सर इनसाइड का तो मतलब हमें समझ आ गया कि जो भी कंपनी इंडिया में काम कर रही है या जो भी व्यक्ति इंडिया में काम कर रहा है उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी कह सकते हैं, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स कह सकते हैं। बट सर बाहर जो आउटसाइड है उसको कैसे कहेंगे? बच्चों आपने फ्लाइट का नाम सुना होगा, एक एयर इंडिया। एयर इंडिया सिर्फ इंडिया में काम नहीं कर रही, वो फ्लाइट बैंकॉक भी जा रही है, वो फ्लाइट सिंगापुर मलेशिया भी जा रही है, ठीक है ना। और वो फ्लाइट किसको बिलोंग कर रही है? इंडिया को बिलोंग कर रही है, चाहे वो जा आउटसाइड दी कंट्री रही है। तो वो किसकी बन गई? वो प्रॉपर्टी किसकी है? इंडिया की है। वो क्या बन गया?
डोमेस्टिक टेरिटरी बन गया। जैसे मैं दूसरी एग्जांपल दूं, इंडिया की एम्बेसी रशिया में है, यूएसए में है, वो भी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। क्योंकि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, यूएसए में है, या फिर हम बाहर हैं, रशिया में है, तो ये सब क्या हो गया, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब बच्चे कहेंगे सर चलो ये तो समझ आ गया कि डोमेस्टिक टेरिटरी में ये सब इंक्लूड होगा, बट डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं होगा। जैसे इंडियन एम्बेसी बाहर के देशों में है, बाहर की कंट्रीज में है, अब बाहर की कंट्रीज की एम्बेसी भी तो इंडिया में होगी। जैसे यूएसए की एम्बेसी इंडिया में हो, या फिर रशिया की एम्बेसी इंडिया में हो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। पाकिस्तान की इंडिया में हो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। एक टर्म तो ये कर ली कि डोमेस्टिक टेरिटरी मीन हर वो चीज जो इंडिया की बिलोंग करेगी वो क्या होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ द सेकंड टर्म इज नॉर्मल रेजिडेंट। सेकंड टर्म इज नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए country refers to an individual or institution who ordinarily who ordinarily resides in the country, ordinarily resides in the country and whose center of and whose center of economic interest also lies in the country, also lies in that country। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, हर वो व्यक्ति, हर वो बंदा, हर वो इंस्टीट्यूशन जो कहाँ रह रही है, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में ऑर्डिनरी रिसाइड्स कर रही है, और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ पे है, जहाँ पे वो रह रहा है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, हर वो व्यक्ति, हर वो इंस्टीट्यूशन, हर वो बंदा जिस कंट्री में रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहां पे ही है। अब बच्चे कहेंगे सर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब उसका खाना पीना सेविंग इन्वेस्टमेंट रहना सब कुछ उसी कंट्री में है, उसको क्या कहेंगे हम, नॉर्मल रेजिडेंट। हर वो व्यक्ति, हर वो बंदा, हर वो इंस्टीट्यूशन जो जहाँ पे रह रही है और उसका खाना पीना रहना धोना सब वहीं पे है, उसको क्या कहेंगे हम, नॉर्मल रेजिडेंट। दो टर्म्स हमने कर ली, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट। नाउ थर्ड इज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, अब सिटीजनशिप मतलब पर्सन बोर्न इन इंडिया, पर्सन बोर्न इन इंडिया। और सेकंड इज अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजन। हमें किसी की, इंडिया की स्पेसिफिकली
नागरिकता कैसे मिलेगी, हम इंडिया के नागरिक कैसे बनेंगे? यहाँ तो वो पर्सन इंडिया में बोर्न हुआ हो, इंडिया में उसका जन्म हुआ हो, तो हम कहेंगे वो इंडिया का नागरिक बन गया। अब कोई पर्सन है वो इंडिया में आ गया, इंडिया में रह तो रहा है, बट उसका जन्म इंडिया में नहीं हुआ, वो किसी और देश में हुआ है, तो वो इंडिया की सिटीजनशिप कैसे ले सकता है? अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजन, उसको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल पेपर वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, तो वो इंडिया का सिटीजनशिप बन जाएगा। जैसे आप यूएसए में जाते हैं, और यूएसए में अगर आपने यूएसए का नागरिक बनना है, यूएसए की सिटीजनशिप लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन कनाडा में जा रहा है और कनाडा की सिटीजनशिप लेना चाह रहा है, तो उसको वहां में पीआर लेनी पड़ेगी, परमानेंट रेजिडेंट बनना पड़ेगा। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ठीक है ना? मैं की किया, सिटीजनशिप मीन यहाँ तो वो पर्सन इंडिया में बोर्न हुआ हो, उसका इंडिया में जन्म हुआ हो, या फिर वो उसका जन्म तो बाहर हुआ है बट वो इंडिया में रह रहा है, तो वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाह रहा है, तो उसको कुछ लीगल प्रोविजंस के, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जिसको वो पूरा करके इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। हाल ही में आपने सुना होगा अदनान सामी को भी मिली थी इंडिया की सिटीजनशिप, रहा तो वो इंडिया में रहा था बट वो इंडिया की सिटीजनशिप नहीं थी उसके पास। तीन हो गई। अब फोर्थ देखते हैं, एंड दैट इज फैक्टर इनकम। फोर्थ इज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम refers to an income factor income refers to an income received, या फिर कह सकते हैं earned by factors of production। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बच्चों आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। फैक्टर इनकम रेफर टू इनकम received or earned by factor of production for rendering, for rendering factor services, for rendering factor services in the प्रोडक्शन प्रोसेस। मीन मेरे को कोई इनकम हुई है, मैंने कोई इनकम रिसीव की है, मैंने इनकम अर्न की है, और वो इनकम मैंने हार्डवर्क, मेहनत मजदूरी करके अर्न की है, ठीक है ना? उसको क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम। जैसे वेजिस मिली या फिर सैलरीज मिली एटसेट्रा, ये सब क्या है? फैक्टर इनकम की एग्जांपल है कि मैंने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी सर्विसेज रेंडर की, मैंने उनको कोई सर्विसेज दी, और उसके बदले में उन्होंने मेरे को वेजेस या सैलरीज, इंटरेस्ट या रेंट वगैरह दिया, वो सब क्या है? फैक्टर इनकम है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैक्टर इनकम मीन्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्टर इनकम मीन्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है? फैक्टर इनकम मीन्स वो इनकम जो हमने हार्डवर्क करके, मेहनत करके अर्न की है, मेहनत करके कमाई है, उसको क्या कहेंगे हम? फैक्टर इनकम। फिफ्थ, ट्रांसफर इनकम। अब फैक्टर इनकम का रिवर्स कर दें, वो क्या बन गया मेरा? ट्रांसफर इनकम। मीन्स वो इनकम, या वो इनकम मेरे को रिसीव हुई है जिसमें मैंने मेहनत नहीं की, मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे को इनकम हो गई। अब बच्चे कहेंगे हैं सर ऐसा भी हो सकता है कि हम घर पे बैठे और हमको इनकम रिसीव हो जाए? हाँ हो सकता है।
जैसे आपको पॉकेट मनी मिल रही है, आपने कुछ किया, आप गए, पापा मेरे को 2,000 रुपया दो, 5,000 रुपया हो या फिर 6,000 रुपया दो पॉकेट मनी का। आपने कुछ नहीं किया, पॉकेट मनी ली और आप अपने फ्रेंड्स के साथ खाने पीने चले गए, आपने कुछ भी नहीं किया। और जो आपको पॉकेट मनी मिली वो क्या है, ट्रांसफर इनकम है। या फिर कह दें, अब कोई बुजुर्ग है, उसको पेंशन मिल रही है, अब उसने कुछ किया, वो घर बैठा है, उसको पेंशन मिल रही है। थर्ड, जैसे आपने 10th में या +2 में टॉप किया और आपको स्कॉलरशिप मिली, आपने कोई मेहनत थोड़ी की, मेहनत मजदूरी थोड़ी की, हार्डवर्क, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में आपने मेहनत नहीं की। ऐसे बच्चे कहेंगे क्यों सर, मैंने 10th में 12th में जो स्कॉलरशिप मेरे को मिली है, मैं कितना दिन रात मैंने एक किया पढ़ने में, और आप कह रहे हो मेहनत नहीं की। मेरे मेहनत कहने का मतलब है प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में आपने मेहनत नहीं की। और जो वो स्कॉलरशिप मिली है वो आपको स्टडी के बदौलत मिली है, एंड दैट इज ट्रांसफर इनकम। वो भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसको भी एक बार लिख लें, ट्रांसफर इनकम refers to income received or earned without rendering any productive services in return, any productive service in return। आपको इनकम रिसीव हुई, ठीक है, बट उसके बदले में आपने कोई सर्विस नहीं दी। आपको स्कॉलरशिप रिसीव हुई और आपने स्कॉलरशिप रिसीव करने में बदले कोई सर्विस दी आपने, आपने कुछ नहीं किया। आपको पॉकेट मनी मिली, बदले में आपने कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। पेंशन मिली, आपने कोई सर्विस दी, नहीं दी। तो एग्जांपल्स क्या होगी, पॉकेट मनी, पेंशन वगैरह, स्कॉलरशिप्स वगैरह, ये क्या है, ट्रांसफर इनकम है। अब फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में क्या करते थे, इंक्लूड करते हैं। फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, बट ट्रांसफर इनकम बट ट्रांसफर इनकम इज not included in national income, not included in national income। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तब फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे और ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। 5 कंसेप्ट, 5 टर्म्स हमने पढ़ ली। 6, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स refers to those goods which are used either for consumption or for investment। Final goods means refers to those goods which are used either for consumption or for investment। वो वस्तुएं, वो गुड्स जिसको हम फाइनली कंज्यूम करेंगे, जिस पे फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, ठीक है ना। वो फाइनल गुड्स किसको कहते हैं, उसी को कहते हैं ना जिस पे कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होनी, जिसको हम फाइनली कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे मिल्क, दूध, ठीक है ना। दूध क्या है, एक फाइनल कंजम्पशन है। फाइनल रेफर्स टू गुड
विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन, एग्जांपल मिल्क, जिस पे कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी, या फिर मशीनरी परचेज की फर्म ने, तो ये भी क्या है, फाइनल गुड्स है, बट ये इन्वेस्टमेंट है, वो कंज्यूम नहीं कहेंगे, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। मिल्क मेरी कंजम्पशन है, मशीन मेरी इन्वेस्टमेंट है, बट वो दोनों फाइनल गुड्स, जिस पे कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी, उसको क्या कहेंगे हम, फाइनल गुड्स। विच आर कंज्यूम्ड, विच वी कैन फाइनली कंज्यूम, जिसको हम फाइनली कंज्यूम कर सकते हैं। एंड सेवंथ इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year। इंटरमीडिएट्स वो गुड्स हैं जिस पे कुछ ना कुछ अभी काम होगा, वो मेरी फाइनल गुड्स नहीं है, जिस पे कुछ फर्दर प्रोसेसिंग होगी। जैसे मिल्क है, मिल्क एक हाउस होल्ड के लिए, हम लोगों के लिए वो फाइनल कंजम्पशन है, हम मिल्क को फाइनल कंजम्पशन मानेंगे। वही मिल्क डेयरी शॉप्स के लिए क्या हो गया, जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, क्योंकि वो दूध से वो पनीर बनाएंगे, वो दही बनाएंगे, ठीक है ना, या फिर कोई और चीज बनाएंगे। मिल्क उनके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट है, जो उन पे फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, फर्दर प्रोसेस करेंगे, या फिर वो मिल्क को आगे बेचेंगे। मिल्क उनके लिए क्या हो गया, एक इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। मिल्क इज ईदर फॉर रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, बट इन सेम ईयर। अब कोई इंटरमीडिएट गुड्स मेरे पास पड़ी हुई है, मेरे पास कुछ गुड्स पड़ी हुई जिन पे फर्दर प्रोसेसिंग होनी है, मैंने अभी की नहीं है। अगर वो मैं फर्दर प्रोसेसिंग उसी साल में सेम ईयर में नहीं करता, देन वो गुड्स मेरी क्या बन जाएंगी, फाइनल गुड्स। और one of the most important thing is final goods is included in national income। हम फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं while calculating national income। so final good is included in national income। ठीक है ना, फाइनल गुड्स क्या होगी, यहाँ तो वो हम फाइनली कंज्यूम करेंगे, उस पर फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगी, फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स। और जिस पे कुछ फर्दर प्रोसेसिंग होगी वो क्या बन गई, मेरी इंटरमीडिएट गुड्स। एग्जांपल मिल्क, हाउस होल्ड के लिए मिल्क फाइनल गुड है, बट वही मिल्क डेयरी शॉप्स के लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स बन गया। अगर वो उसको उसी साल में कंज्यूम नहीं करते, मतलब उसी साल में फर्दर प्रोडक्शन नहीं करते उस पे, तो वो उनके लिए क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स बन जाएगा। जिस भी फर्म के पास इंटरमीडिएट गुड्स पड़ी हुई हैं और वो उसी साल उसमें फर्दर प्रोडक्शन नहीं करते, तो वो क्या बन जाएगी, फाइनल गुड्स बन जाएगी, और उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, क्योंकि अब हम नेशनल इनकम पे वीडियोस लाएंगे, इसके हम मेथड्स देखेंगे, और साथ ही साथ इसमें फार्मूलाज फॉर्मुलेट करना भी सीखेंगे। आपको रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यही टर्म्स जब हम नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल करेंगे तभी ये काम आएंगी।
अगर आप ये वीडियो स्किप करके सीधा मेरी मूव ऑन कर दोगे फर्दर वीडियोस पे, तो नेशनल इनकम बच्चों समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें यही टर्म्स यूज होंगी। फिर आप सोचोगे यार ये सर ने सम कैसे कर दिया, मेरे को तो समझ नहीं आया। ठीक है ना। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर नंबर 1 से ही हमने नेशनल इनकम स्टार्ट कर दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी इस तरह आप नेशनल इनकम कराएं। तो ये आज उसके हमने कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स टर्म्स पढ़ी हैं, और 7 टर्म्स हमने पढ़ी हैं। और आप बच्चों इसी 7 टर्म्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। नेशनल इनकम मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका बड़ा अच्छे से तैयार होगा। ठीक है। और तब तक के लिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। अगर आपकी उम्र 18 प्लस है तो आप वैक्सीनेशन भी अपने आप को ज़रूर कराएं। टिल देन, थैंक यू।